वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। सबसे पहले मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हार्दिक दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, भगवान से मेरी यही दुआ है कि आपका जो नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके लिए पापा के लिए, आपके जितने संगी साथी दोस्त यार हैं सभी के लिए ढेर सारे खुशियाँ लेकर के आएँ। पुनः एक बार मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा नव वर्ष के लिए। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि अब आपके पास मात्र 1 दिन का समय बचा है। 3 तारीख का ड्राइवर कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, तो मेरी तरफ से जितनी बनेगी फ्रेंड्स आपको मास्टर वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लास्ट एग्जाम के लास्ट तक मैं बना रहूँगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए कि कुछ अमल भी ज़रूरी है इबादत के लिए, सिर्फ सजदा करने से किसी को जन्नत नहीं मिलती। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक शायर है फ्रेंड्स आपका कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे दोस्तों, नौकरी भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आप लोग हारिए नहीं, हिम्मत ना हारिए, लगे रहिए, कंटिन्यूटी बनाइए रहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा नया साल में फ्रेंड्स कि ये ज़मीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है, और हम आप अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप अच्छे हैं तो समझिए सारा जहान अच्छा है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लेवल क्वेश्चन का बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आज आपको कम से कम 2-3 मास्टर वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ये नववर्ष का आपका पहला दिन है फ्रेंड्स और ये मेरा नववर्ष का पहला वीडियो है, तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, दोस्तों में शेयर से ज़्यादा करें। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, किस उत्तक को नख, खुर और सींग बने होते हैं। कल मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि नाखून में कौन सा प्रोटीन ऐसे करके किससे बना, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अभी पूछा हुआ कि किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो केरेटिन, याद करिए कल बताया था फ्रेंड्स आपका मास्टर वीडियो में, केरेटिन के उत्तक के बने होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिएटिन हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स आपका कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ, एक हीम एक दूसरा ग्लोबिन। हीम है जो रंजक प्रदान करता है, रंजक का रंग प्रदान करता है। ग्लोबिन एक तरह का क्या प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से संयोग करने की कैपेसिटी रखता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपको संयोग करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ज़्यादा किससे होता है, तो ऑक्सीजन के लिए होता है। और देखिए यही जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं फ्रेंड्स, उसी को शुद्ध रक्त कहते हैं, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त होते हैं उसे आपको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो सवाल यहाँ क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, कि अधिक बंधुता होती किसके लिए, तो ऑक्सीजन के लिए होती है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है। सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कह रहा है पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। क्वेश्चन बढ़िया से देखें, सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो पुरुष में होता है क्या होता है, एक्स वाई होता है। अच्छा, इससे संबंधित ये सवाल पूछा जाता है कि कितने पाए जाते हैं, तो टोटल कितने 46 पाए जाते हैं। ठीक है सर, जोड़ा पूछेगा तो 23, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कैसे पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और दे देता है आपका टोटल संख्या भी दे देता है, तो जल्दी में स्टूडेंट क्या 46 मार के निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि संख्या पूछ रहा है या जोड़ा, संख्या पूछेगा तो 46 मारिएगा, और जोड़ा पूछेगा तो कितना 23 मारिएगा। समझ गए होंगे। तो महिला में एक्स होता है फ्रेंड्स, और एक्स वाई होता है जो पुरुष में होता है, और जो लड़का होगा या लड़की वो किस पे डिपेंड करता है, तो मनुष्य जो पुरुष है उसका गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। सवाल नंबर 5 को देखें, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, इससे कोई अपेक्षित नहीं है।
यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला सवाल को देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए सब पहले भी ये सब प्रश्न बहुत बताया हुआ है, तो आप रिवीजन करें फटाफट फ्रेंड्स। जो प्रश्न आपको याद नहीं रहा है नोटबुक लेके रखे रहे और वहाँ पर नोट कर ले, ठीक है फ्रेंड्स, और उसको फिर बाद में रिवीजन कर जाएगा। अभी 1 घंटा के बाद में फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप नीचे जो दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर ले, उस पर PDF अभी से मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जैसे बिहार करंट अफेयर्स का पीरियड थोड़ी देर में आंसर की के साथ में उस पर दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नीचे जो नया चैनल है फ्रेंड्स उस पर जाइए, उस पर प्रत्येक दिन सुबोध सर डाल रहे हैं, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ हो गया फ्रेंड्स, अकबर के आरंभिक दिनों में उसकी रेजिमेंट कौन था, नहीं संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। 7 नंबर है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 7 कि दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन का था, ठीक है। किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का था। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। सवाल देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड, दिल्ली सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन के प्रधानमंत्री था। अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स मैं बताया था, आप लोग गेस करें, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। आपको बिटुमिन्स को क्या कहा जाता है? मुलायम कोयला कहा जाता है, सॉफ्ट कोयला कहा जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी की कोयला है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कोयला से संबंधित तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बिटुमिन्स को मुलायम से ना, बिटुमिन्स विटामिन के कैप्सूल कैसा होता है? मुलायम होता है। ट्रिक से याद रखें फ्रेंड्स, कैसे रहेगा? विटामिन का कैप्सूल खाइएगा, कोबाडेक्स देखिए, उसका ऊपरी परत जो स्टार्च का बना होता है कैसा होता है? मुलायम होता है। तो विटामिन इस तरह से कुछ तुक्का भिड़ा लीजिए। तो विटामिन को मिला हो गया आपको वो मुलायम कोयला, सॉफ्ट कोयला। लिग्नाइट को क्या कहता है? भूरा कोयला कहा जाता है। अगला सवाल आपका है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, इसका फुल फॉर्म हुआ फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका जो 9 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा VSSC का, ठीक है। और आपका जो विक्रम साराभाई थी, इसकी स्थापना भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में VSSC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसरो को 1969 में, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गया था। उसी साल भारत में आपका इसरो की स्थापना हुआ था। तो ये भी, इसका भी कॉन्सेप्ट आ रखिएगा। इसरो का मुख्यालय भी पूछा जाता है, कहाँ पड़ता है? बेंगलोर पड़ता है इसरो का मुख्यालय, ये भी जरूर याद रखिएगा। इसमें बहुत सारा सवाल बना फ्रेंड्स, सब याद रखें। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का जो है मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। स्थापना कब? 1963 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी भी कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर जो फ्रेंड्स भारत का पर्ल सिटी बोला जाए तो आपको हैदराबाद को कहा जाता है, लेकिन देखिए आंध्र प्रदेश का जो तूतीकोरिन है ना फ्रेंड्स, तो तूतीकोरिन को भी पर्ल सिटी कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश का तूतीकोरिन हो गया जो उसके लिए हो गया फ्रेंड्स। लेकिन भारत का अगर जो पर्ल सिटी कहा जाए तो जनरली क्या हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बोलिएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसके जो सेट है इसके हिसाब से आंसर भी हैदराबाद दे दिया है फ्रेंड्स। और गूगल में सर्च करके देखें तो गूगल में भी देखें और बुक में भी देखें फ्रेंड्स, तो देखिए तूतीकोरिन को भी पर्ल सिटी कहा जाता है। तो कहा तमिलनाडु का तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है, और भारत का पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर दिया है इसमें। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? कृत्रिम एक हुआ फ्रेंड्स, एक क्या हुआ? आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ये है जो आपका कृत्रिम बंदरगाह मानव द्वारा निर्मित है, जबकि कांडला प्राकृतिक है। मैंगलोर का जो बंगलोर है प्राकृतिक, हल्दिया प्राकृतिक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें। कांडला, मंगलूर, हल्दिया सभी जो प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई है जो आपका कृत्रिम बंदरगाह है। तो सवाल नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगला है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी फ्रेंड्स? तो कब से? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था। कहाँ से? स्वीडन से हुआ था। किसने किया था फ्रेंड्स? तो डायनामाइट के आविष्कारक, याद रखिए, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दी जाती है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। उन्हीं के पुण्यतिथि पर फ्रेंड्स, उन्हीं की याद में आपको प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी से। तो बहुत सारा जीके बना था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखें। तो ये सब पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या है, एग्जाम नजदीक है, रिवीजन फटाफट करते चले। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय आपका है, संघीय
बजट से संबंधित आपका कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 13 का सी। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोग क्लियर ही रखे, एक सवाल इससे एक या दो सवाल आने वाला है एग्जाम में। तो किस देश से लिया गया था भाई नीति निर्देशक तत्व, तो सवाल नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया था। यूएसए बहुत सारा चीज लिया गया था, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार सब है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था के लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कनाडा के संविधान से। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 15 को देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। तो क्या है, किसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार क्या आता है, प्राकृतिक, विधिक या नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है जो क्या हो जाएगा आपका विधिक अधिकार का होगा। देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान में ध्यान से सुनिएगा, मूल संविधान में टोटल आपका मौलिक अधिकार कितना था, तो 7 था। याद रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था फ्रेंड्स। लेकिन अभी कितना वर्तमान में है, तो वर्तमान में अभी आपका 6 मौलिक अधिकार है। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, आपको 44वां, याद रखिएगा कब, 44वां संविधान संशोधन। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन आपको कब हुआ था, तो 1978 में। ये भी याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है। अनुच्छेद कितना फ्रेंड्स, तो 300 के कम है। सभी सब पता होगा फ्रेंड्स, आप लोग सेट बनाते होंगे। तो इस सबका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए, आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाए। क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर जो रिवीजन नहीं करके जाइएगा तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन है, जो लग रहा है प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स और जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जो बता रहा है क्या हुबहू लड़ जाएगा। मैं कभी नहीं ये कहता फ्रेंड्स कि मैं जो बता रहा हूँ जो लड़ जाएगा। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपके पास इतना एबिलिटी रहेगा कि आप वहाँ ऑप्शन से प्रश्न को छाट सकते हैं सही आंसर, अगर जो नॉलेज है तब। अब यही मंत्र है फ्रेंड्स, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में हमको 3 ऑप्शन का आंसर पता है, 2 ऑप्शन का पता है, तो तीसरा हम तो उसका राइट आंसर निकाल ही लेंगे। इसलिए कहते हैं कि जीके जीएस का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना अधिक से अधिक पढ़िए फ्रेंड्स। मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं 100 प्रश्न कर दिया तो वो से हूबहू लड़ जाए। अच्छा एक बात और है फ्रेंड्स, हूबहू प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन को क्या धीरे धीरे घुमाया जाता है। क्वेश्चन वही रहता है फ्रेंड्स, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप जब पढ़े रहिएगा, टोटल जब सिलेबस कवर रहेगा, तब ना जैसे घुमा किस तरह से घुमाएगा आप उसको सही करके आएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। विधिक अधिकार है कितना में है, तो 300 के कम में है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो 6। मौलिक कर्तव्य कितना है फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी कितना है, 11वां है। पहले कितना था, 10 था, लेकिन फ्रेंड्स 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उसको जोड़ा गया है। सभी माता पिता का यह कर्तव्य बन गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए और निःशुल्क दिया जाए, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, देखिए कर्तव्य की संख्या ज़्यादा है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। कर्तव्य ज़्यादा करना चाहिए ना, तो कर्तव्य देखिए कितना हुआ, ज़्यादा हो गया। अब अधिकार कितना हुआ, तो 6 हुआ। अब देखिए कोई पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितना है, तो कंफ्यूज होता था कि मौलिक कर्तव्य है जो 11 है या 6 है। तो अब किस तरह से आपको याद रखना, कर्तव्य बोल रहा है तो कर्तव्य आदमी का ज़्यादा करना चाहिए, यानी जिसका ज़्यादा संख्या है वो कर्तव्य हो गया, और 6 हो गया जो क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी कभी भी एग्जाम में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक अगला देखिए, अगला है कि कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है पूछा जा रहा है प्रश्न फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कितना कार्बन होता है। तो देखिए 0.5 से लेकर के 1.5% कार्बन होता है। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जो कठोर स्टील होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, इतना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपका है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए। तो चलिए गेस करिए 17 का राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा चूना पत्थर और मृतिका को तप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17 का बी। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। कांच होता है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, कांच क्या होता है, ये क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है। कांच जो होता है क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है। इस प्रश्न को डायरेक्ट याद कर ले फ्रेंड्स, अतिशीतित द्रव होता है जो कांच होता है। चलिए अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन का ज्वाला का तापमान लगभग कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सी
एसिटिलीन का, ठीक है। जो ऑक्सीएसिटिलीन जो गैस में बिल्डिंग किया जाता है, फिर सब उसमें देखिए बार बार पूछा जाता है कि गैस की बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका ज्वाला जो जलता है देखिए नीला कलर के दिखता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए तो किसी को बिल्डिंग करने से या काटने में गलाने में मदद करता है। तो ऑक्सीएसिटिलीन का ज्वाला का तापमान पूछा जा रहा है आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है ऑक्सीएसिटिलीन जो बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया था, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में घनत्व था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इससे संबंधित दो प्रश्न और बताता हूं। अगर ये पूछा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत राज्य में किस राज्य की घनत्व जनसंख्या सबसे अधिक है, राज्य का पूछा जाएगा तो अपना बिहार का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। याद रखिएगा बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है जो सबसे अधिक है, और बिहार राज्य में किस जिला का जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका शिवहर का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। शिवहर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का डेंसिटी सबसे अधिक है। कितना क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ आपका कि 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक घनत्व केंद्र शासित में दिल्ली हो गया फ्रेंड्स। 2011 जनगणना के अनुसार से पूरे भारत में राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? बिहार का है, ठीक है। अब बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो आपका शिवहर का है। ये सब क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा दूंगा फ्रेंड्स, लेकिन रिपीट करा देता हूं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg प्रति कितने में है? पेयजल में कॉपर की अधिकतम सांद्रण पूछा जा रहा है। तो जो पेयजल हम लोग पानी पीते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें कितना होता है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए ध्यान से, आपका जो कॉपर का अधिकतम अनुमत 0.05 होता है, ठीक है। कितना? 0.05 इतना mg में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए सवाल नंबर आप 22 को देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या होता था? तो आपका सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बल्ब होता था, ठीक है। पहले क्या उसमें होता था? बल्ब होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो बल्ब था। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए आपका आविष्कार और आविष्कारक जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। एक या दो प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसे मास्टर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है सब डाल दूं उसमें, ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से भी जरूर पढ़े, ठीक है फ्रेंड्स। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? सवाल नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका किया था। लुई पास्चर क्या किया था फ्रेंड्स? याद रखिए लुई पास्चर, बताइए आप लोग, रक्त परिसंचरण, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? तो आपका लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? नहीं सॉरी, मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर बोलने में। देखिए पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुई पास्चर ने क्या किया था? दूध पास्चुराइजेशन और रेबीज के टीके का खोज किया था। रक्त परिसंचरण किसने किया था? विलियम हार्मन किया था, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का ये किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी का जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स याद रखिएगा। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण का, लुई पास्चर दूध का पास्चुराइजेशन और रेबीज के टीके का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो आपका किसका? पेंसिलिन का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते थे? बहुत अच्छा सवाल है 14 का। तो देखिए गुप्त काल में देखिएगा फ्रेंड्स आपको बिना बजाते हुए इसके सिक्कों पर मिलता है, तस्वीर मिलता है, तो गुप्त इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो प्रेम दर्शाते हैं किसके? गुप्तों के, ठीक है, क्योंकि उनके सिक्के पर बिना बजाते हुए आपको चित्रांकित मिलेगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर देगा आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक है, 25 का ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? देखिए फ्रेंड्स अभी शीतकाल चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए अभी के दिन में क्या होता है, चापाकल का पानी होता है जो गर्म होता है। तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जो नेचुरली कॉमन सेंस की बात है। बाहर का जो टेम्परेचर अभी क्या है, कम होता है, और पृथ्वी का है जो क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि वो चापाकल से जो अंदर से पानी निकलता है वो गर्म होता है, सिंपल है ये, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर कितना? 27 का। पानी की टंकी
ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर ये आपका डाटा सामान्यीकरण कहा जाता है। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डाटा सामान्यीकरण यानी डाटा नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो हम लोग कोलटार से हम लोग नेफ्थलीन प्राप्त करते हैं। यानी 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोलटार से हम लोग नेफ्थलीन प्राप्त करते हैं, यानी मुख्य स्रोत वही है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 है कि सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, आप लोग बता सकते हैं। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरुस्थल है जो सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, मरुस्थल। सवाल नंबर 32 को देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कब बन गया था? अभी मैंने आपको बताया था। तो शिक्षा का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार कब बन गया फ्रेंड्स? तो गेस करिए। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया। कब? तो आपका 1 अप्रैल 2010 को। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सवाल नंबर 33 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अवितरित लाभ को शामिल नहीं किया जाता। फिर से सुने, आय विधि से राष्ट्रीय आय आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किराया, मिश्रित आय, पेंशन, ये सब शामिल किया जाता है, जबकि अवितरित लाभ है उसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स की कराधान एक उपकरण है। कराधान एक उपकरण है किसका? देखिए, अर्थव्यवस्था का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये है जो मौद्रिक नीति का उपकरण है। याद रखिएगा, कराधान है जो आपका मौद्रिक नीति का उपकरण है। किसका? मौद्रिक नीति का। अगला सवाल को देखें, वैश्वीकरण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है फ्रेंड्स घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। परिभाषा याद कर ले, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अगला सवाल को देखिए, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, क्या चीज का है? गेस करें। 36 का राइट आंसर। तो दाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एमपी में होता है। याद रखिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश में दाल ज्यादा होता है। यानी ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो दलहन का है। अगला सवाल को देखते हैं, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वि के समकक्ष कौन है फ्रेंड्स? गेस करें 37 का। तो जुड़वा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है ना, वीनस को। याद रखिएगा, यानी हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का लगभग हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपको शुक्र को ही तो पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी से कहा जाता है। शुक्र सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए शुक्र है। अगला है फ्रेंड्स, देखिए हो सकता है पूछा जाए, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? गेस करें, बहुत बार मैं बता चुका हूं। क्या होगा फ्रेंड्स इसका? हमें कमेंट करके आप जवाब बताइए, चूंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? पत्ता होता है, या जड़ होता है, या तना होता है, या पुष्प होता है? तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं फिर बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको रिप्लाई करूंगा सही आपका या गलत है। ठीक है, तो प्याज में खाद्य भाग क्या है? इसका जवाब हमें आप लोग जरूर बताइएगा। 38 नंबर सवाल का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी या डी होगा? हमें कॉमेंट करके बताइएगा। प्याज में खाद्य भाग जिस तरह से किस तरह से कहते हैं फ्रेंड्स, मूली का कौन सा भाग खाते हैं? तो उसका जड़ खाते हैं। ठीक है, गाजर का कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं? तो तना खाते हैं। तो प्याज में क्या खाद्य भाग क्या है? इसका जवाब हमें बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है आपका कि कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती है। कुकुरमुत्ता जिसे क्या कहते हैं? मशरूम से फेमस है फ्रेंड्स। ठीक है, ये खेती उपयोगी नहीं होती है। तो 39 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में इसका उपयोगी नहीं होती है। चलिए 39 का बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए, मधुमक्खी में पूम धूप जिसे ड्रोन होते हैं किस में होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
40 का सी हो जाएगा। अनुर्वर नर में होते हैं, ठीक है। मधुमक्खी में पुंप धूम होते हैं तो अनुवर नर, या तो इसका नाम है ये, ठीक है फ्रेंड्स। मधुमक्खी में पुंप ड्रोन होते हैं वो क्या होता है, अनुवर नर है, ठीक है। इस तरह से कुछ सवाल है ये। चलिए सवाल नंबर अब देखते हैं फ्रेंड्स 41 को। सवाल नंबर 41 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बहुत अच्छा टॉप मोस्ट वीवाईजी के है ये, किस पे निर्भर करता है। तो देखिए लोकतंत्र का जो आपका सफलता निर्भर करता है फ्रेंड्स, वो क्या, आलोचना के अधिकार पर, गलत है। एकत्र होने का अधिकार, ये भी गलत है। निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, या ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के आधार पर, ये गलत हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे, तो निजी स्वतंत्रता के आधार पर, हर एक को स्वतंत्रता मिले, ठीक है, हर एक व्यक्ति निजी रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल आपका है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए थे 1937 में, 43 का, तो टोटल 7 राज्यों में बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर है फ्रेंड्स कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था फ्रेंड्स, बीसी की एसी, बीसी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 261 बीसी हो जाएगा, ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल बहुत अच्छा है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया, हो सकता है प्रश्न आपको 3 जनवरी में पूछा जाए। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। तो देखिए आपका अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान से याद रखिए, गुरु हरगोविंद ने किया था। लेकिन खालसा पंथ के अगर जो पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो कोची हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। हरगोविंद नहीं होगा, उसका गुरु गोविंद सिंह होगा। सिख के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स, वो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। लेकिन अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद, ठीक है फ्रेंड्स, गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट। अगला है सवाल आपका है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। या किससे बुझाया जाता है, इसका भी आप लोग पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो 46 के देखें, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं होता है, तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, ठीक है। यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्यों नहीं पानी से बुझाया जाता है, सवाल क्या था फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुने, अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो देखिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या है कि जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है, ठीक है, और पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहता है। देखिए होंगे फ्रेंड्स कि पेट्रोल को पानी पर भी छिट दीजिएगा तो ऊपर में रहेगा और पानी के ऊपर ही वो जलता रहेगा, ठीक है। तो जल क्या होता है, भारी होने के कारण क्या होता है, पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपर आ जाता है, तो यही कारण है फ्रेंड्स। अगला सवाल है दूध क्या है, अच्छा सवाल है। जैसे कल मैंने सवाल पूछा था फ्रेंड्स आपको रक्त क्या है, ठीक है, ब्लड क्या है, तो क्या तरल संयोजी उत्तक है। उसी तरह से पूछ दीजिएगा आपको दूध क्या है, तो दूध क्या है, किसका उदाहरण है, ये पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें, अस्थियों और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है, मेरे ख्याल से इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यानी 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि और हड्डी में और दांत में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल सामाजिक वानिकी क्या है, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन। याद रखिएगा सामाजिक वानिकी क्या है, तो जो सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन होता है उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी परिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, एक दिशीय, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका जो ऊर्जा का होता है प्रवाह वो एक दिशा में होता है, इसका कितना दिशा में होता है, ये सवाल आपको फॉरेस्ट गार्ड में शायद पूछा गया था कि ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या एक दिशीय और द्विदिशीय दोनों होता है। तो देखिए जो ऊर्जा का होता है फ्रेंड्स परिस्थितिकी तंत्र में एक तरह से पिरामिड कहें, जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशा में होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। पुनः मैं लास्ट में भी सभी को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को एक बार मैं पुनः नया साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा फ्रेंड्स। और भगवान से ही कृपा करें फ्रेंड्स, जिनका जो मनोकामना है नववर्ष यानी कि नया साल में उनका पूरा हो, जो पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से कर रहे हैं फ्रेंड्स उनको सफलता मिले, उन्हें नौकरी मिले फ्रेंड्स।
मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ बना रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग हमारे चैनल से बने रहेगा, आपका प्यार भी मुझे चाहिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 2-3 घंटा अभी लगेगा फ्रेंड्स आपका मास्टर वीडियो तैयार करने में। तो मास्टर वीडियो तैयार कर करके आज मैं दिन भर आपके साथ बना रहूँगा फ्रेंड्स। आज छुट्टी है, ठीक है, तो आपके साथ मैं बना रहूँगा। मेरी तरफ से जो हेल्प होगा मैं जरूर करूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। नया चैनल जो है आपका करंट अफेयर्स, उस पर भी जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। नीचे वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको भी उस पर भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दिया हूँ फ्रेंड्स, उसमें आपको आधा घंटा बाद में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ फ्रेंड्स। वहाँ से आप लोग फटाफट रिवीजन करिएगा कि लास्ट स्टेज में आपको 2-3 घंटा में भी सब पीडीएफ देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत हेल्प होगा। ऐसे तो भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।